चलिए दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, वर्ग 10वां के फिजिक्स का पहला टॉपिक जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले मेरा 5 वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाला गया है। ये मेरा 6ठा वीडियो है। तो चलिए देर नहीं कहते हैं और पिछले क्लास में जो भी कुछ पढ़े थे आज उसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद उससे संबंधित आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसका जवाब देना है। उसके बाद आज आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे जिस टॉपिक का नाम था दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में बोला जाता है मिरर। तो दर्पण के बारे में हम बताए थे कि दर्पण एक चिकनी एवं चमकीली सतह होता है जिसका एक भाग क्या हुआ होता है? पेंट किया हुआ रहता है। दर्पण एक चिकनी एवं चमकीली सतह है जिसका पीछे वाला हिस्सा पेंट किया हुआ रहता है। तो तब दर्पण के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि दर्पण एक चिकना एवं चमकीला सतह होता है जिसका पीछे वाला भाग पेंट किया हुआ रहता है। इधर वाला जो भाग है जिससे प्रकाश की किरण आने के बाद टकराने के बाद लौट जाती है, तो ये जो सतह है उसी को बोला जाता है परावर्तक सतह। और पीछे वाला जो हिस्सा है वो पेंट किया हुआ है। ठीक, तो दर्पण एक चिकनी एवं चमकीली सतह है जिसका एक भाग पेंट किया हुआ रहता है। उसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। उसके बाद समतल दर्पण के बारे में पढ़े थे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो। समतल मतलब बराबर। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये जो फिगर बनाया गया है ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। उसके बाद समतल दर्पण से संबंधित कुछ पॉइंट भी पढ़े थे, मतलब कि इससे संबंधित इसका कुछ गुण था। पहला क्या गुण था कि समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है। दर्पण से अगर इसके बीच की दूरी अगर 5 मीटर है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी 5 मीटर होती है। तो पहला पॉइंट था कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है। दूसरा पॉइंट था कि अगर वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी इधर 3 सेंटीमीटर बनता है। तो दूसरा पॉइंट था कि वस्तु की ऊंचाई, समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर होती है, मतलब कि H2 बराबर H1। और दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है, मतलब U बराबर V। और तीसरा पॉइंट था कि समतल दर्पण में जैसा वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब बनता है, मतलब कि सीधा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु जिस तरह से रहेगा प्रतिबिंब भी उसी तरह से बनेगा। तो तब वो समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर, काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। और चौथा पॉइंट था कि समतल दर्पण में अगर इसका वस्तु का बायां भाग है तो प्रतिबिंब का दायां भाग हो जाता था, 180 डिग्री से उलट जाता था। इसी घटना को क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। तो ये समतल दर्पण में कुछ पॉइंट था जिसको पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। कैसे? तो आवर्धन का फार्मूला था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन का क्या फार्मूला था? प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर, वस्तु की ऊंचाई नीचे। उसके बाद उसको बटा में कर देने से, मतलब भाग दे देने से जो आंसर आता है उसी को बोला जाता है आवर्धन। चूँकि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इसलिए होता है कि समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर होती है।
तो वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है, इसलिए कट करके कितना आ जाता है +1। तो ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद फिर पढ़ रहे थे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के बारे में बताइएगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण है तो हमको सबसे पहले एक खोखला गोला लेना पड़ता है। एक मैंने खोखला गोला ले लिया, ठीक। इसके केंद्र को ही आगे चल के बताया था कि आगे पढ़ेंगे, इसके केंद्र को ही बोला जाता है वक्रता केंद्र। तो अगर इसको बीच से काट देते हैं तो दो वो परावैतक सतह हो जाता है। इसके पीछे वाला भाग को पिंड कह देते हैं और इधर पीछे वाले भाग को पिंड कह देते हैं। तो जिस दर्पण की परावैतक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, खोखले गोले का भाग ई भी है, खोखले गोले का भाग ई भी है। तो जिस दर्पण की परावैतक सतह खोखले गोले का एक भाग हो उसी को बोला जाता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यहाँ देख रहे हैं कि दो प्रकार के, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण चूँकि इधर पेंट है तो ये परावैतक सतह नहीं, इसके अपोजिट सामने वाला जो ये है ये परावैतक सतह है। तो इसका परावैतक सतह चूँकि उठा हुआ है मतलब उभरा हुआ है और इसका परावैतक सतह धंसा हुआ है। तो जिस दर्पण की परावैतक सतह उभरा हुआ रहता है उसी को बोला जाता है उत्तल दर्पण और जिस दर्पण की परावैतक सतह धंसा हुआ रहता है उसी को बोला जाता है अवतल दर्पण। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का पहला उपयोग बताए थे कहाँ, गाड़ी के साइड मिरर में, मतलब जो भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी होता है उसके बगल में एक आईना लगा हुआ रहता है, तो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। और दूसरा बताए थे रोड लाइट में। रोड लाइट में सड़क के बीचों बीच दोनों तरफ लाइट लगा हुआ रहता है, कौन सा लाइट होता है, कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। मतलब पहला उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में, दूसरा उपयोग रोड लाइट में। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले थे क्या, अवतल दर्पण का उपयोग। तो हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़े थे। आज इससे आगे बढ़ते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो चलिए बारीकी से धीरे धीरे इन सब चीज़ों को समझेंगे। इससे पहले हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब दीजिएगा। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्या क्वेश्चन है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो आप लोग बताइएगा कि सर ये समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कितना होना चाहिए। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कितना होना चाहिए। तो वस्तु की लंबाई का आधा, अगर वस्तु 5 मीटर का है तो दर्पण होना चाहिए 2.5 मीटर का, तो उसका प्रतिबिंब पूरा समतल दर्पण में दिख जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये रहा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि सर जी गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला में उत्तल दर्पण और दूसरा में अवतल दर्पण। उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि जिस दर्पण की परावैतक सतह उभरा हुआ रहता है उसी को बोला जाता है उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछ सकता है कि गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ तक
पढ़े थे उसी का ये कुछ क्वेश्चन था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, और उसके बाद फिर इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हम बताए थे कि अगर मान लेते हैं कि ये एक दर्पण है, ठीक, और इसका पीछे वाला जो भाग है इसको क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। ये एक दर्पण है। दर्पण का नाम भी दे देते हैं कि एक जो दर्पण है इसका नाम है दर्पण ए बी, ठीक। इसका जो पीछे वाला भाग है उसको क्या कह दिए हम, पेंट कर दिए, ठीक। तो चूँकि इसका जो ये परावर्तक सतह है ये धंसा हुआ है, तो ये जो दर्पण है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो इसका परिभाषा आप लोग बता सकते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उस दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है, ठीक। अब दूसरा बात हुआ कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित कामों में किया जाता है। चूँकि अवतल दर्पण में कहीं वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो कहीं बड़ा बनता है, मतलब अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और बड़ा दोनों बनता है। तो चूँकि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है इसीलिए सैलून या तो ब्यूटी पार्लर है, ठीक। सैलून में आप लोग जाइएगा तो चारों तरफ एक आईना लगा हुआ रहता है, ठीक। इधर भी इधर भी इधर भी चारों तरफ लगा हुआ रहता है। तो जो वो दर्पण रहता है वो कौन सा दर्पण होता है, वह होता है अवतल दर्पण। इसलिए होता है कि चूँकि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाया जाता है, मतलब उसमें बड़ा बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है इसीलिए सैलून में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो पहला इसका उपयोग हो गया हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण के रूप में पहला उपयोग कहाँ होगा, हजामती दर्पण के रूप में। अगर क्वेश्चन आ गया कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है इसीलिए इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, अगर आप लोग कभी दांत दिखाने के लिए या कान दिखाने के लिए या गला दिखाने के लिए गए होंगे तो वो डॉक्टर के पास इस तरह से ऊपर में एक बल्ब लगा हुआ रहता है, उसमें आईना का प्रयोग किया हुआ रहता है ताकि उससे जो लाइट आए दांत के अंदर तक पहुँचे और इसमें जो भी कुछ बीमारी है उसका पता चले, मतलब देखने में आसानी हो। क्योंकि टॉर्च मारने से उसका प्रकाश दांत की तली तक सही रूप से नहीं पहुंच पाता है, ठीक। तो आँख हो गया, कान हो गया, दांत हो गया, इन सब चीज़ों के जांच करने के लिए एक दर्पण का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है अवतल दर्पण। तो इसका दूसरा उपयोग हो गया आँख, कान, आँख, कान एवं गला इत्यादि के जांच में, इत्यादि के जांच में। तीसरा,
आजकल एक वैज्ञानिकों के द्वारा एक कुकर का आविष्कार किया गया है जिसका नाम है सोलर कुकर। क्या नाम है? सोलर कुकर। सोलर कुकर में क्या होता है? ये हम मान लेते हैं कि कुकर है। कुकर के ऊपर वाला भाग में यहाँ पे एक दर्पण लगा हुआ होता है जिसका नाम है अवतल दर्पण। ये क्या कहता है? ये सूरज से आने वाली जो प्रकाश है, सूरज से जो भी प्रकाश आती है, ये दर्पण प्रकाश को पूरा खींच करके और एक बिंदु से भेजने का काम करता है। तो इसके अंदर जो भी है, चावल है, दाल है, धीरे धीरे यह गर्म होने शुरू हो जाएगा, मतलब खौलना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर जो भी चावल दाल है पक जाएंगे। ऐसा कैसे होता है? तो मान लेते हैं कि ये है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे किरण आरेख में। ये जो रेखा खिंचा रहा है उसका नाम है प्रधान अक्ष। यहाँ पे होता है ध्रुव, यहाँ पे होता है फोकस और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। इधर मान लेते हैं कि सूरज है, तो प्रधान अक्ष है, इसके समांतर आपतित किरण जब आती है तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। अगर इधर से प्रकाश की किरण आएगी तो दर्पण पर परावर्तित होने के बाद फोकस पर होकर गुजरती है। तो जो भी किरण आ रहा है टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर रही है, जो भी आ रहा है टकराने के बाद फोकस पे होकर गुजर रही है, मतलब फोकस से होकर गुजर रही है। तो चूँकि यहाँ पर अगर सभी प्रकाशों का यहाँ समूह है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा लाइट, ज़्यादा प्रकाश मिलेगा। तो ज़्यादा प्रकाश मिलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे कोई भी चीज़ रखेंगे, अगर कागज़ रखेंगे तो जलना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पे चावल रखेंगे तो खौलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रधान अक्ष की समांतर जब आती है तो सभी किरण एक बिंदु से होकर गुजरती है और उसके अंदर जो भी खाना रहता है, चावल रहे, दाल रहे, खौलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पक जाता है। तो इसमें ये थोड़ा सा है कि अगर सोलर कुकर का उपयोग करना है तो आपको प्रॉपर मतलब सूर्य के प्रकाश मिलना चाहिए और कड़ी धूप होना चाहिए। अगर इस पे सही धूप मिल रहा है, कड़ी धूप मिल रहा है तो ये पकेगा। और अगर मतलब कि उतना कड़ी नहीं है, सुबह वाला धूप मिलेगा तो इसको पकने में ज़्यादा समय लगेगा। बादल वाला दिन में इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, पहाड़ी इलाकों में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब ये समझिए कि दोपहर वाला खाना बनाने के लिए इस कुकर का उपयोग किया जा सकता है। खाने से 2 घंटा पहले आपको धूप में रख देना होगा, उसके बाद फिर देखिएगा 2 घंटा के बाद ये पक जाएगा। तो तीसरा हो गया सोलर कुकर के रूप में, सोलर कुकर के रूप में। अगला ये आता है कि जो भी टॉर्च होता है, ठीक, टॉर्च हो गया, लैंप हो गया, कोयला खान में प्रॉपर वहाँ पे लाइट नहीं मिल पाता है तो कोयला खान में जो लाइट का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं सर्च लाइट। उसमें
अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। मतलब टॉर्च, सर्च लाइट, लैंप, इन सब चीज़ों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का क्यों उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का इसलिए उपयोग किया जाता है कि जब किरण आरेख पढ़ेंगे तो किरण आरेख में क्या होता है, अगर हम मान लिए कि मेरे पास एक अवतल दर्पण है, इसका पीछे वाला भाग पेंट कर रहे हैं, ये जो खींच रहे हैं ये हमारा प्रधान अक्ष है। यहाँ पे होता है ध्रुव, यहाँ पे होता है फोकस और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। तो जब प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। प्रधान अक्ष से जो आती है परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। लेकिन जब फोकस से होकर किरण जाएगी तो टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है। फोकस से अगर आने के बाद प्रधान अक्ष के बाद दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। मतलब टकराने के बाद ये होता है ना कि ये वाला जो लाइट है दूर तक जाएगा। तब जब टॉर्च जो यहाँ पे लाइट है, लाइट से जो निकलेगा, इधर आईना है, आईना से टकराएगा तो प्रधान अक्ष के समांतर दूर तक जाएगा। तो चूँकि इसमें जो है प्रकाश को दूर तक भेजने के लिए भेजने का काम करता है, इसीलिए इसका जो उपयोग है अवतल दर्पण का, इसका उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, टॉर्च हो गया, सर्च लाइट, लैंप इत्यादि में उपयोग किया जाता है। और यही गुण के कारण जो गाड़ी के आगे वाला जो लाइट होता है अग्रदीप, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आया, और ये कई एक बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है, आँख, कान, गला इत्यादि की जांच में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, टॉर्च, सर्च लाइट, लैंप इत्यादि में किया जाता है, गाड़ियों के अग्रदीप में भी किया जाता है। तो मेरा ये उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और इसका उपयोग, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उसका उपयोग आज कहते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले सोचिए, ये नहीं कि गलत गलत आप लिख करके और चले आइए। अगला जो है वो भी VVI क्वेश्चन है, लिखिएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। ये 2-3 साल पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। अगला जो क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, लिख लिए। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, तो लिखिएगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। ठीक, आंसर लिख रहे हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। हम शॉर्ट में लिख देते हैं निम्नलिखित अंतर है, निम्नलिखित अंतर है।
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखिएगा उत्तल दर्पण, एक तरफ लिखिएगा अवतल दर्पण और बीच में दीजिएगा लकीर। ठीक, तो हम इधर लिख देते हैं उत्तल दर्पण और इसको कर दीजिएगा VVI, मतलब परीक्षा में पूछा जा सकता है। उत्तल दर्पण और इधर कह दिए अवतल दर्पण। पहला अंतर क्या हुआ? इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। इधर लिख सकते हैं इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। पहला अंतर में लिख सकते हैं, लिखिए इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह उभरा या उठा लिख सकते हैं, उभरा हुआ रहता है या होता है, उभरा हुआ रहता है। इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। इसका परावर्तक सतह धंसा, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। दूसरा पॉइंट पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, हम इधर एक बनाते हैं उत्तल दर्पण, आप लोग अभी नहीं बनाइएगा, पीछे वाला भाग पेंट कर दिए। ठीक, प्रधान अक्ष खींच दिए। ठीक, और यहाँ पे है ध्रुव, तो ध्रुव की इधर अगर कुछ है तो वो निगेटिव में होता है, अगर ध्रुव के इधर अगर रहेगा तो पॉजिटिव में होगा। तो उत्तल दर्पण में फोकस इधर होता है और वक्रता केंद्र इधर होता है, तो इधर वाला रहता है वो पॉजिटिव में होता है, प्लस में। तो इसका लिख सकते हैं कि इसका फोकस धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, ये अवतल दर्पण है। ठीक, ये प्रधान अक्ष है, यहाँ ध्रुव है, तो इधर होता है फोकस और इसमें इधर होता है वक्रता केंद्र, तो इधर वाला जो होता है वो निगेटिव में होता है, मतलब इसका फोकस जो है ऋणात्मक होता है। तो दूसरा अंतर ये हो सकता है कि इसका फोकस धनात्मक होता है, याद रखिएगा इसका फोकस ऋणात्मक होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक, कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, तो ऋणात्मक। तो लिखिएगा दूसरा में इसका फोकस धनात्मक होता है, पॉजिटिव धनात्मक होता है। इधर क्या लिखिएगा, इसका फोकस ऋणात्मक होता है, इसका फोकस ऋणात्मक होता है, इसका फोकस ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक मतलब निगेटिव होता है। हम बताए थे कि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। तो तीसरा में लिख सकते हैं कि इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इधर लिख सकते हैं कि इसमें छोटा और बड़ा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो तीसरा पॉइंट में लिखिएगा, तीसरा पॉइंट में लिखिएगा कि इसमें हमेशा
ऑलवेज, इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। और इधर क्या लिखिएगा, इसमें छोटा और बड़ा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इधर लिखिएगा, इसमें छोटा एवं बड़ा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो लिख लिए हैं, पहला क्या हुआ, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, इसका फोकस धनात्मक होता है, इसका फोकस ऋणात्मक होता है। इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसमें छोटा एवं बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। चौथा पॉइंट, ठीक, इधर मिटा देते हैं ऊपर वाले, इधर भी मिटा देते हैं 2 पॉइंट, इधर भी मिटा देते हैं। तो अगर आया क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, तो आशा कहते हैं लिख देंगे। चौथा पॉइंट क्या लिखना है, इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक, वो सीधा बनते हैं। क्या बनते हैं, सीधा। और जो भी प्रतिबिंब सीधा बनता है वो काल्पनिक होते हैं। तो इधर लिख सकते हैं कि इसमें काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनते हैं, और इधर काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इधर लिखिएगा कि इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। चौथा पॉइंट में इसमें केवल कह देते हैं, इसमें केवल काल्पनिक, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। उधर क्या लिखिएगा, इसमें काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। चौथा पॉइंट में लिखिएगा, इसमें काल्पनिक एवं वास्तविक, इसमें काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो आशा कहते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। हमको नहीं लगता है कि किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा। अगर होगा तो इसको लास्ट में, ये चैप्टर जब लास्ट होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। अब क्वेश्चन बताइएगा कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, बताइए अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है। तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि सर जी अभी बताएं कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है, मतलब निगेटिव होता है। कैसे निगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है, इसके बारे में किरण आरेख में चलेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक। तो अवतल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, परवलय दर्पण या परवलयिक दर्पण, परवलय
दर्पण। एक सब्जी होता है जिसका नाम है परवल। परवल तो देखे होंगे, गोल होता है, गोल होता है। जवाब दीजिए फटाफट, गोल होता है? नहीं, पूरा गोल नहीं होता, इस तरह से होता है, रहता है ना, इस तरह से रहता है। तो ये परवल है और इसी से बनता है परवलय दर्पण। मतलब यह जो दर्पण है, ठीक, पूरा पूरी गोल नहीं होता, यह दर्पण पूरा पूरी गोल नहीं होता। जैसे देखिए, ये है गोल, ठीक, और ये देखिए, बन नहीं रहा है, ये पूरा पूरी गोल नहीं है, ठीक। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं हो, ठीक, ये जो दर्पण है, अगर इसके पीछे वाला भाग पेंट कर दिया, ठीक, तो ये हो गया परवलय दर्पण। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि परवलय दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं हो, गोल नहीं हो, उसे परवलय दर्पण कहते हैं, उसे परवलय दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से दूर तक प्रकाश को भेजने में किया जाता है। तो गाड़ी में देखे होंगे ना कि दो प्रकार का लाइट होता है, एक दबाइएगा ना तो कुछ ही दूरी तक इसका लाइट जाएगा, गाड़ी जा रही है इससे कुछ ही दूरी, और एक लाइट दबाइएगा तो बहुत दूर तक जाती है। तो बहुत दूर तक लाइट भेजने के लिए परवलय दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब इसका उपयोग गाड़ियों के अग्रदीप, अग्रदीप मतलब आगे वाला लाइट में, अग्र मतलब आगे, अदीप मतलब बत्ती, मतलब आगे वाला लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इसका उपयोग, इसका उपयोग गाड़ियों के, गाड़ियों के अग्रदीप, गाड़ियों के अग्रदीप में किया जाता है, गाड़ियों के अग्रदीप में किया जाता है। इसका बना लीजिएगा फिगर भी। परवलय दर्पण।
इसमें देखिए किस तरह से काम होता है। हम तो इधर दिखाते हैं ना, इधर देखिए हम इसको मिटा देते हैं और इधर इसका क्या होता है, इधर पीछे वाला भाग पेंट किया हुआ रहता है। देखिए फिर से बना देते हैं। पीछे वाला भाग क्या कह दिया, इसका पेंट कह दिया। ठीक, अब इधर से बात की मतलब कोई प्रकाश की किरण है, प्रकाश स्रोत है, इधर से जा रही है तो इधर से टकराएगी और टकराने के बाद इधर से रिटर्निंग इधर से क्या होती है, निकलना शुरू हो जाती है। ठीक, तो यही क्या है, परवलय दर्पण, और दूर तक लेके जाते हैं। यह है परवलय दर्पण। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं हो उसे परवलय दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग गाड़ियों के अग्रदीप में किया जाता है। तो ये था गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण, मतलब दर्पण के प्रकार। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गोलीय दर्पण में कुछ बिंदु हैं, मतलब जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो गोलीय दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या है, हेडिंग क्या है, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं। अब थोड़ा सा समझिएगा, लिखिएगा कोई भी नहीं। ठीक, अब गोलीय दर्पण बोला तो गोलीय दर्पण का मतलब आप दर्पण ले सकते हैं, उत्तल भी ले सकते हैं, या आप दर्पण अवतल भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी दर्पण लीजिए। ठीक, अवतल लीजिए या तो उत्तल लीजिए। ठीक, सबसे पहले हम अवतल लेते हैं, उत्तल भी समझा देंगे। ये एक दर्पण ले लिए और इसका पीछे वाला जो भाग है उसको हम पेंट कर रहे हैं। ठीक, ये एक दर्पण ले लिए और आप ही लोग बताइएगा ये कौन सा दर्पण है। तो सर जी ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कैसे आप पहचान लिए कि ये अवतल दर्पण है, तो आप बोलिएगा कि सर जी हम इस प्रकार पहचान लिए क्योंकि इसका जो ये परावर्तक सतह है धंसा हुआ है, इसीलिए ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। तो ये आपका अवतल दर्पण है। इस दर्पण के बीच में एक बिंदु होता है। ठीक, जिसको बोला जाता है ध्रुव। क्या बोला जाता है, ध्रुव। इंग्लिश में बोला जाता है पोल और सूचित किया जाता है पी से। दर्पण के बीचों बीच मतलब मध्य भाग में एक बिंदु होता है जिसका नाम है ध्रुव। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पोल, POLE, और शॉर्ट में इसे P से सूचित किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आया कि ध्रुव किसे कहते हैं तो आप सीधा सीधी जवाब दीजिएगा, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है। ठीक, दर्पण के बीच में जो बिंदु है उसी को बोला जाता है ध्रुव। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय P,
मतलब इसे P से सूचित किया जाता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि ये ध्रुव है। अब अगर ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण किससे बना था? खोखला गोलीय दर्पण से। ठीक, तो ये है खोखला गोलीय दर्पण। ठीक, इधर बना दें और इधर वाला भाग ही है ये। ठीक, तो ये जो खोखला गोला है इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होता होगा। ठीक, कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा ना, केंद्र बीचों बीच। ठीक, तो ये जो गोलीय दर्पण है इसके जो केंद्र है, ठीक, तो इसके केंद्र को बोला जाता है वक्रता केंद्र। क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को क्या C से सूचित किया जाता है? अगर बोलेगा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण या तो ई या तो ई, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से सूचित किया जाता है। तो अगर ये गोलीय दर्पण है तो इसका ये जो दर्पण है इसका कहीं ना कहीं तो केंद्र होता होगा। जैसे कि ये दर्पण है तो इसका केंद्र कहाँ है? यहाँ। तो इसी प्रकार से ये अगर अवतल दर्पण है तो इसका केंद्र कहीं ना कहीं होता होगा, जिससे काट करके बना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका केंद्र है, तो ये जो केंद्र है इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है? C से। तो बोलेगा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो खोखला गोला, शॉर्ट में बोल सकते हैं खोखला गोला के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। या खोखला गोला या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये है आपका वक्रता केंद्र, और इसको C से सूचित किससे सूचित किया जाता है? C से। तो इधर हो गया ध्रुव और इधर हो गया वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से हम एक रेखा खींच रहे हैं। ठीक, किससे? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर एक रेखा खींच रहे हैं। तो ये जो रेखा है इसका नाम है प्रधान अक्ष। क्या नाम है? प्रधान अक्ष, या तो इसका दूसरा नाम है मुख अक्ष। मुख अक्ष। तो अगर आया क्वेश्चन कि प्रधान अक्ष या मुख अक्ष किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? कि दर्पण के केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, या दर्पण के केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहते हैं। दर्पण के केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्रिंसिपल लाइन। प्रिंसिपल लाइन। ठीक, इसको तो सिर्फ सेंटर बोल सकते हैं। ठीक, तो पहला क्या हुआ कि ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दूसरा में आया कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? खोखला गोला के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से सूचित किया जाता है। तीसरा आया कि प्रधान अक्ष या मुख अक्ष किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब क्या होता है कि ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। ठीक, मान लेते हैं कि इधर कोई प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत टॉर्च भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, लैंप भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है। इधर कोई प्रकाश स्रोत है। ठीक,
तो कोई भी प्रकाश स्रोत से अगर किरण निकलती है, ये किरण निकल रहा है तो प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है, प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है। ठीक, अब प्रधान अक्ष के समांतर जाने के बाद दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद इधर से होकर गुजर जाती है। तो ये देखिए प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे मिल रही है, ठीक, उसी को बोला जाता है फोकस। अगर मान लेते हैं कि प्रकाश स्रोत यहाँ पे है, ठीक, प्रकाश स्रोत यहाँ पे है, तो इससे प्रकाश की किरण जा रही है किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है। समांतर मतलब समान दूरी पे, तो समांतर जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर मतलब जिस बिंदु से गुजरती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है उसी को बोला जाता है फोकस। तो ये क्वेश्चन एक दो साल पूछा हुआ है कि अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, या उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, या मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो क्या लिखिएगा कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये जो आ रही है किरण आपतित किरण है, ये भी आ रही है आपतित किरण। तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तित होकर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है, इसमें हो रहा है मिल रही है तो मिलती है, और उत्तल दर्पण में होता है मिलाना पड़ता है, मतलब मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को बोला जाता है फोकस। फोकस किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तित होकर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको बोला जाता है फोकस। ठीक, उसको क्या बोला जाता है, फोकस। और इसको कौन बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पे ध्रुव है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है न, उसको बोला जाता है फोकस दूरी, और इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। ठीक, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से सूचित किया जाता है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो दूरी होगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच दूरी है न, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, इसके बीच की जो दूरी है उसको बोला जाता है वक्रता त्रिज्या, और उसको आर से सूचित किया जाता है। ठीक, तो अगर बोलेगा क्या बोलेगा कि फोकस किसे कहते हैं, तो प्रधान अक्ष के समांतर, समांतर ई भी है, समांतर ई भी है, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण जा रहा है, तो आपतित किरण टकराने के बाद, तो आपतित किरण परावर्तित होकर, आपतित किरण परावर्तित होकर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको बोला जाता है फोकस। ठीक, उसके बाद बोलेगा कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। उसके बाद बोलेगा कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे आर से सूचित किया जाता है। कौन सा आर, बड़ा वाला आर, बड़ा मतलब कैपिटल लेटर। तो इसमें क्या क्या पढ़े उसके बारे में जरिए थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। पहला में ध्रुव, दूसरा में क्या पढ़े, दूसरा में पढ़े वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। उसके बाद क्या पढ़े, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद पढ़े फोकस। उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद पढ़े फोकस दूरी। उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद पढ़े वक्रता त्रिज्या।
उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट बताइएगा, सबसे पहला पॉइंट बताइएगा कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर ये दर्पण के जो मध्य बिंदु है ना, बीचों बीच बिंदु है, दर्पण के मध्य बिंदु या बीचों बीच वाले बिंदु को ध्रुव बोला जाता है और इसे पी से सूचित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था उसके केंद्र को बोला जाता है वक्रता केंद्र और इसे सी से सूचित किया जाता है। उसके बाद आया प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद आया फोकस किसे कहते हैं। तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तित होकर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको बोला जाता है फोकस और इसको बड़ा वाला एफ से सूचित किया जाता है। उसके बाद बोला कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी और इसे छोटा वाला एफ से सूचित किया जाता है। उसके बाद बोला वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे बड़का आर से सूचित किया जाता है। और अंत में आया कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो ये देखिए दर्पण है। ठीक। अगर हम ये मानते हैं कि इधर से प्रकाश, इधर से जाए प्रकाश किरण, तो क्या यह टकराएगी, नहीं टकराएगी। इधर से जाएगा वो भी न टकराएगी। कब टकराएगी, इधर से जा रहा है यहीं तक टकराएगी और इधर से जा रही है तो यहीं तक टकराएगी, इससे ऊपर नहीं टकराएगी। मतलब कि दर्पण का यहाँ से यहाँ तक समझ जाइए कि दरवाजा है ना। दरवाजा मतलब द्वार और द्वार से ही बना है द्वारक। तो दर्पण का यहाँ से यहाँ तक समझ जाइए कि दरवाजा है, मतलब दर्पण के कुल लंबाई, दर्पण के कुल लंबाई को बोला जाता है दर्पण का द्वारक। तो बोला पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो दर्पण के कुल लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। ठीक। अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं और नहीं तो सबसे पहले मैं एक अच्छा सा फिगर बना देता हूँ दोबारा, उसके बाद फिर सब एक एक पॉइंट को परिभाषा लिखाते हुए चलेंगे। ठीक। तो चलिए फिर से बनाते हैं, मिटा देते हैं इसको। और इधर पेंट कर देते हैं। ठीक। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है, ध्रुव। क्या बोला जाता है, ध्रुव। और इसको किससे सूचित करते हैं, पी से। खोखला गोला के केंद्र को ही बोला जाता है वक्रता केंद्र। क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र। और इसको सी से सूचित किया जाता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला रहे हैं रेखा, जो मिल रही है रेखा उसको बोला जाता है प्रधान अक्ष। क्या बोला जाता है, प्रधान अक्ष। दूसरा नाम मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल लाइन।
अब क्या हुआ, इधर से आ रहा है प्रकाश के किरण, ठीक, और इधर परावर्तित होकर जहाँ से भी होके गुजरेगी, यहाँ पे दोनों मिली तो यहाँ पे हो गया क्या, फोकस। क्या हुआ, फोकस, फोकस। इधर हो गया ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी। क्या बोला जाता है, फोकस दूरी। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या, ठीक। तो ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा, बना लिया, आराम से धीरे धीरे सही तरीक़े से बनाइएगा, ठीक। फिगर से ही इसका हर एक पॉइंट याद हो गया होगा, हो गया याद नहीं। कितने ऐसे लोग हैं, मतलब कितने स्टूडेंट हैं जो इस फिगर को अपने से बना सकते हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस फिगर को अपने से बना सकते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। कितने लोग हैं जो इस फिगर को अपने से बना सकते हैं। अगर जो अपने से बना सकते हैं अपने से बनाइए, फटाफट बनाइए। तो देखते हैं कि कौन ऐसे है जो जल्दी से जल्दी बना कर दिखाते हैं। फटाफट बनाइए, तो अपने से बिना देखे हुए बनाना है। जिनको बिना देखे हुए बनाना है बनाइए, जिनको देख करके बनाना है बनाइए, लेकिन बनाइए जल्दी फटाफट बन गया। आशा करते हैं कि बन गया होगा। अब दिखाते हैं, बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक बार समझ के बना दिए हैं। चलिए अब लिखते हैं पहला पॉइंट, ध्रुव पोल किसे कहते हैं। देखिएगा, हेडिंग डालिएगा कि ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। लिखिएगा, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। हो गया। दूसरा लिखिएगा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र स्फेरिकल सेंटर किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण, देखिएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है
उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसे सी से सूचित किया जाता है। इसे सी से सूचित किया जाता है। लिख लिए। इसे सी से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। लिख लिए। अगला हेडिंग डालिएगा, तीसरा पॉइंट। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? लिखिएगा। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। लिख लिए। मिटा देते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला लिखिएगा, चौथा पॉइंट। फोकस किसे कहते हैं? फोकस या इसी को बोला जाता है मुख्य फोकस। अगर क्वेश्चन आया कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को लिखिए या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस को लिखिए, तो खाली आगे लगा देना है। अवतल पूछेगा तो अवतल लगा देना है, उत्तल पूछेगा तो उत्तल लगा देना है। तो लिखिएगा, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तित होकर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। उसे फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। लिख लीजिए। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तित होकर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है
या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। लिख लिए। अगला लिखिएगा फोकस दूरी, सॉरी इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, स्मॉल नहीं लिखिएगा, कैपिटल। अगला 5वां पॉइंट आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी लिखिएगा। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव, लिखिएगा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, लिख लीजिए। इसको वीवीआई कर दीजिएगा। वीवीआई ये है और वीवीआई ये है। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। लिख लिए। मिटा देते हैं। ऊपर वाला तो मिटा ही नहीं सकते हैं। आदम जैसे भी हो समझ करके समझा तो देबे किया, समझ करके ही याद कीजिएगा ताकि आप नहीं भुलाइए, लेकिन याद करके आना है। अगला लिखिएगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या देखिएगा। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बताइएगा इसको किस लेटर से सूचित करते हैं? कैपिटल आर से। इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। हो गया। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। अगला पॉइंट